अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाहू लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। और आज की भी आपकी सुबह बहुत अच्छी गुजरी होगी, बल्कि उसका आगाज़ अच्छा हुआ होगा हमारी तरह, बिकॉज़ हमने भी ऑफ़िस आना होता है। आप लोग, बहुत से लोग आज भी ऑफ़िस जा रहे होंगे, बहुत से लोग आज वीकेंड को एंजॉय करने के हवाले से सुबह सुबह उठे होंगे, नाश्ते के लिए सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे कि जनाब आज हम बाहर से नाश्ता करते हैं, चलें बच्चों को उठाएं या बीवी तैयार हों, फैमिली को तैयार करें और बाहर चल के ना आज वीकेंड अच्छे तरीके से मनाते हैं। होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए जनाब। एक वीकेंड आपके लिए आता है, एक छुट्टी आती है, तो वो आपने अपनी फैमिली के साथ ज़रूर गुजारनी है। एक टाइम का मुझे लगता है कि आपको ज़रूर खाना, लंच या फिर डिनर या फिर ब्रेकफास्ट, जब भी आपको टाइम मिलता है आप ज़रूर अपनी फैमिली के साथ बैठकर वो टाइम गुजारें। जब आप मेज़ पर बैठे हुए होते हैं ना, खाने की मेज़ पर ख़ास तौर पर, उस पर ये फ़ोन्स वगैरह, बच्चों को बोलें कि टैबलेट्स वगैरह यूज़ ना करें, आईपैड यूज़ ना करें, ताकि वो टाइम फैमिली टाइम, साथ साथ खाना खा रहे हो, साथ साथ आप एक दूसरे का दिन के बारे में पूछ रहे हो, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो पूछ रहे हो, ताकि उनको भी एहसास हो कि जनाब हमारे साथ भी कनेक्ट करने वाले बहुत से लोग हैं। हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है ना, वो हमें जानना चाहते हैं, हमें पहचानना चाहते हैं, हम फील करते हैं, वो उनको उस चीज़ की अहमियत का पता है। बिकॉज़ आज के जो बच्चे हैं ना, जेन ज़ी की अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूँ, या उससे आगे जो अल्फ़ा तो बीटा भी आ चुके हैं, इस तरह की जेन ज़ी जनरेशन आती जा रही है, इनके हवाले से इनकी फीलिंग्स का पता होना और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने उनकी परवरिश करनी है, उनकी तरबियत करनी है। ये बच्चे ऐसे नहीं हैं कि जनाब आप अगर इनसे बात नहीं करेंगे, इनके बारे में नहीं जानने की कोशिश करेंगे, तो ये अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ये माहौल को अच्छा रखेंगे, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं अंदर अपने आप से सवाल करेंगे कि क्या मैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ अपने घर वालों के लिए, कि मुझे इम्पॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, मेरे से पूछा नहीं जा रहा है। ये बच्चे बहुत मुख्तलिफ हैं पहले की जनरेशन से। इनकी तरबियत करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा, मैं प्रॉब्लमेटिक नहीं कहूँगी, चैलेंजिंग ज़रूर कहूँगी इसको, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर कहूँगी। बिकॉज़ पहले बहुत सारे और भी होते थे, जैसे फैमिली होती थी, घर में बाकी लोग भी हुआ करते थे। अब चूँकि हमारा अलग अलग वाला निज़ाम भी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ता जा रहा है कि जनाब जैसे ही शादी हुई है तो आप अलग कर दें। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि बाकी मामलात से बचने के लिए, जैसे आप अपने बेटे की शादी करें तो उनको अलग घर दे दें। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था ना पहले ज़माने में, वो आपके बच्चों की तरबियत के लिए बहुत अच्छा हुआ करता था। हर किसी से बच्चा कोई ना कोई चीज़ सीख रहा होता था, हर उसे पता होता था कि सिर्फ एक बंदा नहीं है जिससे मैंने डरना है, या फिर वही मुझे किसी गलत चीज़ पर डांट डपट कर सकता है, और भी घर पे लोग हैं जिनसे मुझे जो है ना वो कुछ सीखने की चाहत होती है। वो लोग भी बच्चे को सिखा रहे होते हैं अच्छा क्या है, गलत क्या है, उनको टाइम दे रहे होते हैं। अगर माँ बाप घर नहीं है तो बाकी लोग भी उनके साथ टाइम गुजार रहे होते हैं, दादा दादी टाइम गुजार रहे होते हैं, कज़न्स होते हैं, वो मिलकर खेल रहे होते हैं, तो उसमें बच्चे की तरबियत बड़ी अच्छी हो रही होती है। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम के अपने भी कुछ कह लें कि नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, उनको भी कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के दौर में क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा परवान चढ़ गया, उसमें माँ बाप भी वर्किंग होते हैं, उन्होंने अपनी जॉब्स पर भी जाना होता है, फिर बच्चों के लिए टाइम बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ जब वीकेंड आता है ना, ख़ास तौर पर इसमें अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दिया करें। और अगर आपके इस जनरेशन के बच्चे हैं तो उनके लिए तो आपने ख़ास तौर पर टाइम निकालना है। टाइम निकालेंगे तो वो आपके साथ कनेक्ट कर सकेंगे, वरना फिर वो यही कहेंगे कि जनाब जनरेशनल गैप है, ये हमें नहीं समझते हैं और हम इन्हें नहीं समझ पाते हैं। और अगर आप ये नहीं सेंटेंस सुनना चाहते अपने बच्चों से इन कमिंग डेज़ और इन कमिंग ईयर्स, तो फिर आपको थोड़ा बहुत उनके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी हमने भी आगे बढ़ना है, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं कि बहुत से लोग, जैसे हम बात करते हैं ना कि डाइटिंग पसंद होते हैं, कहते हैं कि हम एक मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, फिर हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा हो, हम बैलेंस डाइट लें, हमारा वेट भी ज़्यादा बढ़ा ना हो। अब एक तरफ ये बहस होती है कि हमने डाइट करनी है कि नहीं करनी है, दूसरी तरफ एक ये भी बहस हो रही है कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं। अब इससे भी आगे आ गया है कि आप वीगन हैं या नहीं हैं।
तो ये वीगन और वेजिटेरियन ये दोनों क्या एक ही चीज़ है? इनमें फ़र्क क्या है? किस तरह पाकिस्तान में रहते हुए आप इन कह लें कि डाइट प्लान को अडॉप्ट कर सकते हैं? इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? वीगन वाले क्या खा सकते हैं, किन को खाना चाहिए, और वेजिटेरियन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? तो इस पर बात करने के लिए ईशल साकिब ने आज हमें जो है ना वो ज्वाइन किया है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, तो उनसे बात करते हैं। ईशल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, आज हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वीगन एंड वेजिटेरियन डाइट के हवाले से बात करनी है। ये मुझे सबसे पहले तो बताइए, वीगन और जो वेजिटेरियन डाइट है दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अच्छा, वीगन्स और वेजिटेरियंस दोनों डिफरेंट हैं। ओके। तो वीगन्स वो वेजिटेरियंस बेसिकली वो होते हैं कि जो लोग वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो मीट नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, फ़िश नहीं खाते, ऐसी चीज़ों पे वो फोकस नहीं कर रहे होते। उसके अलावा वेजिटेरियंस में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं लैक्टो वेजिटेरियन होते हैं, एक होते हैं ओवो वेजिटेरियन। लैक्टो वेजिटेरियन वो होते हैं जो दूध पी लेते हैं और दूध से बनी प्रोडक्ट्स खा लेते हैं, जिस तरह के चीज़ खा लेते हैं, टोफू खा लेते हैं, पनीर ले लेते हैं, दही ले लेते हैं, लेकिन लस्सी वगैरह इस टाइप की चीज़ें ले लेते हैं। और जो ओवो वेजिटेरियंस होते हैं वो अंडा खा लेते हैं। ओके। तो वेजिटेरियंस में भी उस तरह के लोग होते हैं जो कि आइदर दूध नहीं पियेंगे या अंडा नहीं खाएंगे। अच्छा। लेकिन एक इस तरह की टाइप भी होती है वेजिटेरियन की, जो लैक्टो ओवो वेजिटेरियन होते हैं, जो कि अंडा भी खा लेते हैं और दूध भी पी लेते हैं। अच्छा। लेकिन वीगन्स वो लोग होते हैं जो एनिमल से बनी कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते। उसमें ये है कि वो फूड रिलेटेड भी हो सकती है, उसके अलावा वो कोई गुड्स भी इस तरह के नहीं पहनते, से लेदर बैग्स नहीं कैरी करेंगे। अच्छा। या कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें एनिमल सोर्सेज से कोई भी चीज़ डराइव वो नहीं यूज़ करते, तो वो वीगन्स होते हैं। तो वीगन्स में ये कि वो हर चीज़ अपनी प्लांट से ही लेते हैं। इवन हम लोग तो जिस तरह चिकन कढ़ाई बना ली है इस तरह, या फिर जो वेजिटेरियंस होते हैं वो पनीर कढ़ाई इस टाइप की चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन वीगन्स जो होते हैं बेसिकली उनका कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड होता है, वो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लेते। जो मतलब वो दूध भी नहीं पीते हैं, नहीं वो पीते हैं, चीज़ वगैरह, टोफू, वो अंडा भी नहीं खाते? नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते, कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है। कुछ लोगों का ये बाय चॉइस होता है, क्योंकि पाकिस्तान में कल्चरली ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम पाकिस्तानी जनरली जो है वो वेजिटेरियंस भी नहीं होते, बहुत कम है इस तरह के लोग जो वेजिटेरियंस हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग बाय चॉइस वीगन हो रहे हैं, आ रहे हैं साइड बहुत पर। ज़्यादा उनको लग रहा है शायद ये कोई ट्रेंड है कोई नया ट्रेंड आ चुका है जिसके ऊपर हमें जाना चाहिए, तो इसलिए इस साइड पर जा रहे हैं लोग, बहुत से लोग, कि हम वेजिटेरियन हो रहे हैं या हम वीगन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब इनके नुकसानात भी तो हो सकते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ पे गोश्त ज़्यादा खाया जा सकता है, खाया भी जाता है, तो वीगन और वेजिटेरियन के क्या क्या नुकसानात हैं? अच्छा, वीगन वेजिटेरियंस जो है ना वो अपना सोर्स ऑफ प्रोटीन पूरा कर लेते हैं मिल्क से भी, वो अंडे से भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होती है हर तरह की चीज़। हमें चाहिए होता है विटामिन B12 भी, हमें आयरन भी चाहिए, हमें कैल्शियम भी चाहिए। तो वेजिटेरियंस जो हैं वो समहाउ अपना पूरा कर लेते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जिस तरह अगर हम नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो एनिमल ईटर्स हैं, उसमें क्या होता है कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि आप एनिमल सोर्सेज से आयरन डिराइव कर लेते हैं। तो लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं उसमें ये कि वेजिटेबल्स में आयरन मौजूद होता है, लेकिन वो नॉन हीम फॉर्म होती है, वो हमारी बॉडी उस तरह कन्वर्ट नहीं कर सकती। जैसे हम पालक वगैरह में कहते हैं है आयरन है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आयरन है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कम होती है कंपैरेटिवली। जैसे चिकन, मटन, बीफ हमारी बॉडी में आयरन ज़्यादा सरप्लस क्वांटिटी में देगा, वेराज अगर हम वेजिटेबल सोर्सेज से लें तो वो नॉन हीम सोर्सेज हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन रेट कम है। तो एक तो वेजिटेरियंस जो लोग होते हैं उनमें जनरली क्या होता है, एनीमिया होता है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी होती है, B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और उसके अलावा जो इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं कुछ इस तरह के जो एनिमल सोर्सेज से ही आ सकते हैं सिर्फ, उनकी कमी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्हें फोर्टिफाइड फूड्स कहे जाते हैं कि आप फोर्टिफाइड ले लें, लेकिन ये इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता। जैसे हम लोग जनरली हर चीज़ स्क्रैच से लेते हैं, हम हर चीज़ मार्केट से परचेज करके खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। हम जनरली सीरियल्स नहीं खाते, लेमैन पाकिस्तान में जनरली नहीं खा रहा होता सीरियल्स, या फिर फोर्टिफाइड मिल्क नहीं ले रहे होते, वो खुला दूध इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो इस तरह के लोग जो वीगन या वेजिटेरियन है उनके लिए मुश्किल हो जाता है कॉम्बैट करना इस तरह की डेफिशिएंसीज़ को। और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज से लेने से। मतलब आप मल्टीविटामिन्स भी ना लें, आप पहले फूड को फोकस करें, फूड से लें। तो उसमें क्या होता है कि जब आप वीगन या वेजिटेरियन होते हैं आपको सप्लीमेंटल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी डाइट में वो चीज़ इतनी एम्पल नहीं है।
ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि वेजिटेरियंस को भी कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती है, वीगन को तो और भी ज्यादा हो जाती वीगन को और ज़्यादा हो जाती बिकॉज है। वो तो बिल्कुल भी कोई भी ड्राइव की भी चीज़ वो नहीं खाते हैं एनिमल सोर्स से, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो लेकिन ये इसका कोई फ़ायदा भी होता है लोगों को अगर वो वेजिटेरियन साइड पे जाते हैं या फिर वीगन साइड पे जाते हैं, बिकॉज बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, एलर्जी भी बहुत से लोगों को होती है कुछ फूड से भी, तो वो मुझे लगता है इसलिए भी इस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं शायद। अच्छा, जो एलर्जीज होती है ना वो स्पेसिफिकली ये नहीं होता कि सिर्फ एनिमल सोर्स से एलर्जी हो सकता है, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो यानी उन्हें दूध ना सूट करता हो, यह हो सकता है किसी को बीफ से एलर्जी हो यानी बीफ स्पेसिफिकली नहीं सूट कर रहा, या फिर मटन नहीं सूट करे। जनरली लोगों को बीफ एलर्जीज होती हैं, उनको नमनेस फील होने लग जाती है या फिर उन्हें खाते रैशेज हो जाती हैं, ये चीज़ें होती हैं, कॉमन होती है। लेकिन उससे सिर्फ आप उस फूड सोर्स को अलग कर देते अपनी डाइट से, ये नहीं होता कि आप कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दें अपनी डाइट में। इसके हेल्थ बेनिफिट ज़रूर हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम एनिमल सोर्सेज से चीज़ें खाते हैं, जब हम मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, चिकन लीन फॉर्म है लेकिन मटन बीफ स्पेसिफिकली, या और लोग बहुत सारे और भी मीट्स हैं जो लोग खाते हैं, उनमें फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा ये है कि इसके अंदर सोडियम की क्वांटिटी भी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी हार्ट हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। तो जो लोग वीगन्स हैं या वेजिटेरियंस हैं उनमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो उनका वेट जल्दी गेन नहीं होता, बिकॉज सबसे ज़्यादा मेजरली जो आपका वेट गेन करा रहा होता है वो बेसिकली मीट ही है। जब आप वेट गेनिंग डाइट प्लान देते हैं तो हम मीट रिकमेंड करते हैं कि आप मीट लें या चीज़ लें या मिल्क लें, ऑब्वियसली ये सब बल्क अप करती हैं आपकी बॉडी को। तो वीगन्स और वेजिटेरियंस में जो दूध और ये इस तरह की चीज़ें नहीं लेते उनमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो उनका वेट नहीं गेन होता, सेकंड ये बात है कि उनमें जनरली हार्ट हेल्थ इश्यूज़ कम होते हैं, क्योंकि उनकी कम होते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमें जनरली जो फैट है वो सोर्सेज से मिल रहा है, मिल्क से, देन मीट से मिल रहा है। आपने देखा होगा कि मीट में भी जनरली चिकन में नहीं होते फैट कट्स, लेकिन मटन में और बीफ में फैट कट्स होते हैं। बल्कि बीफ की बहुत अच्छी क्वालिटी वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फैट कट्स मौजूद होते हैं, उतना ही एक्सपेंसिव होता है, जितना वो मार्बल्ड होगा उतना वो एक्सपेंसिव होगा, उतनी वो डेलिकेसी कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए उसमें क्या होता है कि फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमारे हार्ट हेल्थ को ऑब्वियसली डेली बेसिस पे खाएंगे, थ्राइस अ डे खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। जब आप वीगन या वेजिटेरियन होते हैं आप में ये प्रॉब्लम्स कम होते हैं, लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी डेफिशिएंसीज भी फिर उस हिसाब से ज़्यादा हो जाती हैं। और एक होता है कि सर्टन टाइम, फॉर एग्जांपल 30s के बाद लेडीज़ जो है वो आयरन और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है बॉडी में, स्पेशली लेडीज़ में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है 30s के बाद, क्योंकि और उसकी वजह से फिर क्या होता है हमारी बोन्स जो है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया यानी कि हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, उनमें से जो है वो ब्रिटल हो जाना उनका, तो इतना स्ट्रॉन्ग ना रहना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको कॉन्स्टेंटली ज़रूरत होती है, और ये सब आपको एनिमल सोर्सेज से ही अच्छे से मिलता है। तो हीम सोर्सेज से आपको अच्छे से मिलता है, इसलिए आपको ज़रूरत होती है। जैसे जैसे एज आपकी ज़्यादा होती है फिर आप वीगन और वेजिटेरियन होते हैं तो डेफिशिएंसीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप बैलेंस डाइट लें। बिल्कुल, आप थोड़ा बहुत मीट भी खाएं लेकिन एतदाल में रह के बैलेंस तरीके से खाएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर ये जो आयरन की कमी, विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, ये एक नॉर्मल पर्सन में भी अगर हो जाती है तो ये किस साइड पर लेके जा सकती है, कितना ख़तरनाक हो सकती है ये? अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे स्पेशली अब लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज ब्लड लॉस भी हो रहा होता है, तो उसमें ये होता है कि आपको जो है एक तो आप डिज़ी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, खड़े हुए हैं चक्कर आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पाते काम पे। हम लोग किसी भी स्टेज पे हो लाइफ की, या स्टूडेंट हो या एडल्ट हो, या हम किसी भी स्टेट में, हमें हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, फंक्शनिंग रखने के लिए हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो जब आपको न्यूट्रिएंट्स उस तरह नहीं मिल रहे होते तो हमें नमनेस फील होती है, जिसमें खड़े हुए हैं और उसके बाद इतने चक्कर आए कि फ़ौरन बैठ गए हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियों में ये होता है। फिर उसके अलावा नींद बहुत ज़्यादा आना, नींद का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन हर वक्त स्लीपी रहना, ne हर वक्त लेथार्जिक रहना कि आप इंड्योरेंस एक्टिविटी कोई भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा चल के आप थक जाते हैं, आपका सांस फूलने लग जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, आप फिर बैठ जाते हैं, फिर आप स्टेमिना गैदर अप करते हैं, फिर आप आगे जाते हैं तो आपका स्टेमिना बहुत वीक हो जाता है। उसके अलावा ये कि फिर हमारी बॉडी इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच करती है, जैसे हम आजकल वायरल फीवर्स आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस वो लोग कैच करेंगे जो वीक हैं, इम्यूनिटी उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनमें आयरन डेफिशिएंसी है, ये सब लोग ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरह इन लॉन्गर रन बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। हाँ, कुछ सिचुएशंस में इस तरह भी होता है
कि जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो आपको फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी रिक्वायर्ड होती है। एट टाइम्स आपको आईवी ड्रिप्स दी जाती हैं, एट टाइम्स आपको इंजेक्शंस एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मेलिटी की तरफ नहीं होती। ऑब्वियसली आप मेडिसिन पे हाईली डिपेंडेंट होते हैं और आप अपनी बॉडीली फंक्शंस नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे जो हम जनरली करते हैं। उसमें ये कि फिर हमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ता है, देन अगेन डाइट को करना पड़ता है, सप्लीमेंटल सपोर्ट लेनी पड़ती है, मेडिकल एड भी लेनी पड़ती है। तो बहुत लंबा वो प्रोसेस हो जाता है कि आयरन आपने अपना पूरा करना होता है उसकी डिफिशिएंसी की वजह से, और B12 की वजह से अगर उसकी डिफिशिएंसी हो जाती है तो क्या फंक्शनल हमारे जो बॉडी के हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, ओवरऑल बेसिकली B12, आयरन या फिर आपकी जितने भी मल्टी वाइटामिन हैं इनके थोड़े थोड़े से असरात तो होते हैं, लेकिन B12 और आयरन के मेजरली यही है कि हमें मिलते ज़्यादातर एनिमल सोर्सेज से, अंडों से मिलते हैं, मीट से मिलते हैं। और ये सब चीज़ें जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिल रही होती है ना, इनकी जो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है ये प्लांट सोर्सेज कॉम्बैट नहीं कर सकती। इसकी वजह से जो वीकनेस होती है, जिस तरह की B12 डेफिशिएंसी से ये भी हो सकता है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल बाल भी इफेक्ट हो सकते हैं। चलिए B12 की डेफिशिएंसी के हवाले से हम बात करते हैं। कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल हनान है, लाहौर से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। तो लाइव कॉल करते हैं, आपने बोला। हेलो, अब्दुल हनान, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या पूछेंगे? जी जी आ रही है। क्या पूछेंगे अब्दुल हनान? ड्रॉप हो गई है जो कॉल है। आप लोगों से ये भी दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जब भी आप कॉल करते हैं ना तो जो टीवी का वॉल्यूम होता है वो बंद करके किया करें, ताकि जो आपकी आवाज़ हमें अच्छे तरीके से आ सके, आप कहना क्या चाह रहे हैं और हमारी आवाज़ भी आपको अच्छे तरीके से चली जाए। तो हम वीगन डाइट के हवाले से, वेजिटेरियन डाइट के हवाले से बात कर रहे थे कि किन को करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह से क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच ईशल कि आप आई, इसके ऊपर बात की। जनाब, अब कुछ फ़िटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। फ़िटनेस रहने के लिए और फ़िट रहने के लिए आपको किस तरह की जो है ना वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये आज का सेगमेंट ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डेट बहुत करीब आने वाली है, और उसके बाद, बिकॉज़ प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता है कि थोड़ा बहुत वेट गेन हो जाता है, और ख़वातीन का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि डिलीवरी के बाद हमने अपना वेट कम कैसे करना है, हमने वापस से अपनी बॉडी शेप को किस तरह मेंटेन करना है, फ़िट किस तरह रहना है। तो एक बड़ा मुश्किल काम भी होता है, लेकिन आप कर सकती हैं। उसके ऊपर हमने बात करनी है कि डिलीवरी के बाद या बेबी बर्थ के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके अपना वेट जो है उसको लूज़ भी कर सकती हैं और दोबारा से अपनी बॉडी को शेप अप भी कर सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए अना ताहिर हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनकी तरफ चलते हैं। अना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, शुक्रिया। अना, आज ख़वातीन के लिए आज हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कह लें कि सेगमेंट है उन ख़वातीन के लिए जो कि इस चीज़ की वजह से बड़ा परेशान होती हैं कि जनाब प्रेगनेंसी में जो वेट है ना उसको हमने कम कैसे करना है। बच्चे के बाद बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सी ख़वातीन को हमने देखा है कि जो वो बच्चे के बाद वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाती हैं और वो बताती हैं कि जी इतने जल्दी नहीं कम होता जो है ना वो वेट। वैसे करनी चाहिए और कितनी देर बाद करनी चाहिए आप बच्चे के एक्सरसाइज ख़वातीन को? एक तो हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि शादी के बाद जब आप वेट गेन कर जाते हो, बेबी के बाद आप गेन कर जाते हो, फिर आपने कम नहीं होना, फिर आपका कम मेंटल लेवल ये सेट हुआ ये देखा है, ये और सुना भी हमने बहुत ठीक है। बहुत से मतलब शादी से पहले बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं वेट को कम करने के लिए। उसके बाद जब बेबी होता है वो समझते हैं बस अब हमारा टारगेट ये था, अचीव हो गया, बस ख़त्म। लेकिन आप अल्लाह ताला ने कभी ये चीज़ नहीं की होगी कि भी आप लोग मतलब अपनी खूबसूरती को ख़त्म कर लो। अल्लाह ताला ने कभी ये चीज़ नहीं कहा। तो आप अगर बेबी डिलीवर कर रहे हो तो उससे पहले भी आपका जैसे गोल था, शादी से पहले आपका गोल था कि मैंने शादी से पहले वेट कम करना है। आपका आफ्टर बेबी भी आपका ये गोल होना चाहिए कि मैंने अपना वेट को जो है वापस लेके आना है। ठीक है, ओके। मैं अब थोड़ी सी एक्सरसाइज बता देती हूँ जो आप लेट के कर सकते हैं। अच्छा, ये सिजेरियन वालों के लिए भी सिजेरियन वाले भी और नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए भी है। ठीक है, लेकिन सिजेरियन वाले थोड़ा सा 5-6 महीने वेट करें, अपना जो वूंड है उसको हील होने दें, डॉक्टर से
सजेस्ट करवा लें, उनसे इजाज़त ले लें, फिर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? नॉर्मल walk को वाले add ज़रा कर लें। 3-4 महीने बाद वो कर सकते हैं, हाँ वो महीने बाद भी कर महीने सकते 2 हैं, बाद ठीक वो है। स्टार्ट कर ले, चलिए, वॉक को ऐड रखें। दोनों के लिए जो है ना हाँ, ये दोनों के एक्सरसाइज लिए। है। आप इससे कुशन अपनी बैक की डाउन रखें, ओके, बैक पे रख सकते हैं। ऐसे रख लें कमर के नीचे, ताकि है। वो आपको सपोर्ट मिल जाएगी। ओके। ठीक है, सिंपल। आप लेग को, टो को डाउन करके लेग अपर साइड पे रेस करेंगे, ओके। डाउन 20 टाइम्स कर लें। सेकंड स्टेप, आप अपने मसल को आपने थोड़ा सा जो है ना टॉर्चर करना होता है। अच्छा, ठीक है, torture करना होता है। टॉर्चर करना होता है। सही है। ठीक है, आप उसको आप लेके आएंगे, नेक्स्ट पे आप उसको बेंड कर लेंगे। ओके। आप लेके आएंगे, नेक्स्ट पे आप उसको बेंड कर लेंगे। अगर आपको इतना है आपका स्टेमिना कि आप थोड़ा सा उठ भी सकते हैं, तो अच्छा। आप जब अपर साइड जाके साइड क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक सही है, है। थोड़ा सा उठ के आप इसको साइड क्रॉस कर सकते हैं। सही है। ये आप 20 टाइम्स और 20 टाइम्स से आप इसको डेली की रूटीन बना लें, तो आप अपने आप को देखेंगे कि आपका लोअर जो है लोअर टमी down, भी ना हाँ, आप लोगों का और जो कम आपने हो जाएगा, जब हाँ। आपने इसको अटेम्प्ट करना है तो सही। आपने ब्रीथ करना है, कोर को ओके। बिल्कुल टाइट करना है। ठीक है, और इसको आप रेस करेंगे बिल्कुल स्लो स्लो। ठीक है, ओके। डेली की आप इसको शामिल रखें अपने रूटीन में। उसके अलावा आप बटरफ्लाई में बैठ जाएं, इस तरह से बटरफ्लाई में बैठ जाएं। ठीक है, और डाउन। अच्छा, अगर नहीं जा पा रहे तो सो के, लेकिन आप अटेम्प्ट करें। और ये ये वाला जो आपके पोज है, belly ये के लिए। बटरफ्लाई पोज है, ये किसके लिए है? आपके बैली ये बैक के लिए और belly के लिए भी है। ठीक है, जब आप डाउन आते हैं ठीक है। आपकी बैक पेन को भी जो है रिलीफ मिलता है। ओके। ठीक है, और जैसे अभी मैंने आपको लेग रेस बताया, इसी तरह से आप जो है बटक्स ब्रिज कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल, आप तो आप वेट करें, ये ब्रिज बनाना है ब्रिज आपने। बनाना है। ठीक है। ठीक है, आप कोर को एंगेज रखोगे, ब्रिज रखोगे, ओके। और 20 सेकेंड वेट ठीक और है। फिर डाउन, फिर 20 सेकेंड अप, वेट और डाउन। और इसका इफेक्ट जो है वो बैक पे भी और बैक पे भी है, और आपके lower belly पे भी जा रहा है। ठीक है। बिल्कुल, और अप एंड डाउन। इसको ठीक है। या फिर अब आपने इसको रैप में स्टार्ट कर देना है। ठीक है। ठीक है, बस ये वाली एक्सरसाइजेज आप 3 मंथ जो है इसको फॉलो आप कर लें, आपको काफ़ी सारा जो है रिलीफ मिलेगा। वो रिलीफ मिल हाँ, जाएगा। वॉक को आपने ऐड करना है। वॉक भी करनी है और साथ हल्की फुल्की सी जो है वो ये वाली एक्सरसाइज भी exercise। कर सकती हैं। आप अपने साथ कह लें कि किसी की मदद लेकर भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं खुद हो पाएगी, परफॉर्म नहीं हो पाएगी, तो आप किसी के साथ कर सकती हैं। अगर आपको लेग रेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो है वो बैंड्स यूज़ कर सकते हैं। ओके। ठीक है, अगर आपके पास बैंड्स नहीं है, आपको सही है। अभी स्टॉलर जो है आपने यहाँ पे पाँव में टक करके उसकी हेल्प से जो है आप उसको रेस कर सकते हैं। तो अगर आप ये 3 मंथ भी करें तो आपका फिर बाकी आप उसके बाद रेगुलर अपनी रूटीन पे आ जाए, अपने वर्कआउट पे आ जाए। ये ठीक है। नॉर्मल और जिन्होंने बिल्कुल भी कभी ना वर्कआउट किया हो, अब उन्हें जो है ना ये थोड़ी सी टेंशन है कि जनाब अब हमने वेट अपना कम करना है, जब बेबी हो गया है और वेट ज़्यादा गेन हो गया है, तो उनके लिए भी ये इफेक्टिव होती हैं जिन्होंने कभी भी ना किया हो वर्कआउट। बिल्कुल, आफ्टर बेबी अगर आप यही वर्कआउट करें, ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल वर्कआउट नहीं है। जितना मैंने आपको बताया बड़ा चूजी और बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपके एंगल्स का भी नहीं इशू होगा। हाँ, ये आपने ध्यान रखना है कि आप जब लेग रेस कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी लेग रेस होंगी। सही है। ठीक है। ये नहीं कि आप इस तरफ जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं। आपने अपनी बॉडी के अंदर रखनी है और अपने कोर को ज़्यादा से ज़्यादा खींच के रखना है। ठीक है, कोर, और ब्रीथिंग करनी है आपने, वैक्यूम जिसको बोला जाता है, आपने स्टे करना है, ब्रीथ करना है, वेट करना है। और जिनके नॉर्मल है वो जैसे बेबी डिलीवर होता है उसके फ़ौरन बाद से ही आप 1 दिन या 2 दिन के बाद बेल्ट पहन लें। बेल्ट पहन लें। बेल्ट पहन लें। ओके, ठीक ठीक है, है। ये नॉर्मल के लिए सही ठीक है, क्योंकि सिजेरियन के तो स्टिचेस वगैरह होते हैं, वो नहीं पहन सही सकते। है। ठीक है, जब वो स्टिचेस रिमूव करें डॉक्टर्स की परमिशन के बाद आप उसको पहन सकते हैं। अच्छा। वो आपके पास टाइम होता है जब आपके मसल वापस रिकवर हो अच्छा, रहा बेल्ट पहनने से बेल्ट ये फायदा पहनने से, होगा। बिल्कुल। और कुछ लोगों के ओके। आफ्टर डिलीवरी लोअर बेली जो है ऐसे डाउन हो जाता है। वो बहुत से लड़कियां कहती हैं कि हाँ। अब हमारा जो है ना वो हाँ। बहुत ज्यादा निकल आया अपर है ठीक पेट। हो गया, लोअर बेली नहीं गया। मोस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होता है सिजेरियन वालों को। ओके। ये होता है। तो आप अगर डॉक्टर की परमिशन से सिजेरियन वाले बेली को अप करके आप बेल्ट वेयर कर लें।
ठीक है। और नॉर्मल वाले तो एक से दूसरे दिन वो जो है पहन ले, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शायद आपका पैरी पहले इतना कम ना हो जितना आप बाद में कवर कर लेते हो, क्योंकि मसल्स आपके वापस जा रहे होते हैं, ठीक है, रिकवरी हो रही होती है, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करता है। तो ये क्या बेल्ट पहनकर भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं? बेल्ट उनको मार्केट ज़्यादा में सिंपल चिप बेल्ट आई हुई हाँ, हैं, वो हुक वाली बेल्ट आई हुई हैं, एग्जैक्टली जो वो मिल आपको जाती सूट है आपको करे। किसी भी हाँ, क्लिनिक वाली किसी भी जो है क्लिनिक ना से वो मिल जाती है। स्टोर से आप मिल जितनी जाएगी। उसके आप उसको जितनी टाइटनेस बर्दाश्त कर सकते हैं आप उसको बेली को खींचें और उसको पहन लें, सही ठीक है। अगर नहीं बेल्ट आप पहन रहे, आप कहते हो नहीं मुझे नहीं पहनना, लेकिन फिर आपने खुद से वर्कआउट ये करना है कि अपने बेली को खींचना है, वैक्यूम करना है, ठीक है, कोर को खींचना है, स्ट्रे करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीथ ये आउट तो मुझे करना है। लगता है नॉर्मल भी आपको हमेशा अपना कोर जरा टाइट रखना चाहिए। आप इंचेस में जाते हैं इस वर्कआउट सिर्फ से, ये इतने कोर से, टाइट करने की कोर वजह टाइट से। करने से। ओह माय गॉड। अब पिक्चर जब बन रहे होते हैं हम कैसे अपनी हाँ, बॉडी को हम सीधा ऐसे जो है ना शोल्डर थोड़ा सा सीधे अलर्ट करते हो हैं, जाते हैं, अपने alert हो शोल्डर जाते हैं। हमारे आर्म स्ट्रेट हो रूटीन में भी जाते ऐसे हैं, रहना हम चाहिए। चाहते हैं कि हमारा पेट नजर ना आए तो हम उसको अंदर खींच लेते हैं। आर्म रूटीन में भी यही, आप अगर जितनी बॉडी को डाउन करके चलोगे, चाहे ये आम गर्ल्स के लिए भी है, जितना बॉडी को आप डाउन करोगे, जितना आप अपने मसल्स को लूज करोगे वो उतना ही लूज होते सही जाएंगे। है। बॉडी को जितना आप शोल्डर को बैक रखें, बेली को खींच के रखें, कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा ये पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या एक्सरसाइज हमारी होनी चाहिए ख़वातीन की ख़ास तौर पर? ख़वातीन के लिए, आम ख़वातीन के लिए या सबके लिए आप जेनेरिक बता दें कि सबके लिए ये जो है ना यूजफुल हो सकती है। मैंने पहले भी ये बताई हुई है एक्सरसाइज। आप कोई भी बॉटल ले लें, कोई भी वेट ले लें, ठीक है। अगर नहीं है तो आप कुशन ले लें। अच्छा। आप उसकी हेल्प से आप जाएंगे, ओके, डाउन आएंगे, ठीक है, आप जाएंगे। अब इसमें आपकी एट अ टाइम आप वर्क आपके आर्म्स पे भी आ रहा है, चेस्ट लिफ्टिंग भी हो रही है, आपका कोर भी खींच रहा है, ठीक है, आपकी बैक और आपके नीज पे भी वर्क हो रहा है, ओके, ठीक है। आप इस तरह से ओके 20-20 करके आप 100 टाइम कर लें, कोई इतना अच्छा। मुश्किल नहीं है। 20 का रैप हो, रेस्ट किया, ठीक है, फिर क्या मतलब 5 टाइम आप इसको हाँ, कंटिन्यू 5 रैप्स आपने करने हैं तो वो Easily आपके हो 100 जाएगा। हो जाएंगे। हाँ, 20-20 ठीक है। के। उसके और ये अलावा आपका ये पेल्विक के लिए है अभी, ठीक है, ये पेल्विक एरिया की स्ट्रांगनेस के लिए, आर्म ठीक है, लेडीज जो आर्म गर्ल्स जो हैं उनके लिए सिंपल इस तरह आप बैठेंगे, ओके, सिंपल अप एंड डाउन, ठीक है, आप, एंड डाउन, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। इससे आपका इनर पे भी वर्क होगा। बस इतनी इसको फॉलो करें आराम से, आप जो है आपके मसल भी स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके नीज में भी नहीं पेन आएगा। और कुछ लेडीज़ के ये एरिया जो बाहर आ जाते कहते हैं जी लव हैंडल जो है ना वो आगे, हाँ, कुछ का बेली आता है कुछ का लोअर आता है, हाँ, ठीक है। जिनका लोअर आता है सिंपली वॉल पे हाथ रखे, ठीक है, लोअर या लेग बैक, जिनका थाइस का ज्यादा आ जाता है, कहते हैं जी हमारे थाइस पे बहुत ज्यादा फैट आ गया है। थाई एरिया को जो है ना कम करने के लिए थोड़ी मेहनत लगानी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ भी जब वेट आ जाता है वो थोड़ा टाइम लेता है, स्टबन होता है, बहुत हीट होता है, ठीक है। आपने वॉल पे हाथ रखा, ठीक है, टो बैक 100 टाइम्स, 100 ओके, ठीक है। अगर आपका बैलेंस है अच्छा है, हाँ, तो फिर आप हाथों के साथ हाथों को भी यूज़ करें। आप अपनी बैक पे, यहाँ भी लोग आ जाता है फैट इस साइड पे, सिंपली 1 2 ओके 3 20 टाइम्स आप इसको करें, ठीक है। 5 रैप्स, ओके। रिजल्ट चाहिए तो फिर खाली 20 नहीं, खाली 20 नहीं करने, 5 रैप्स करने हैं, 20 5 सेट होंगे, 5 सेट होंगे, 20 रैप्स 100 बनते हैं, ठीक है, ओके। ये आपने डेली करने, डेली करना है। तो इससे आपका जो कह लें कि आप कहते हैं हमारे थाइस पे बहुत ज़्यादा फैट आ गई, ये उसके लिए भी है, पेल्विक एरिया के लिए भी और लोअर बैली के लिए भी आपको जो है ना अना ने बता दिया है कि हल्की हल्की वॉक करें, आप योगा भी कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर है ना, जो आपको लगता है कर कि सकते हैं। देखिए अब मैं टो को टच कर रही हूँ, ठीक है, आपसे नहीं हो रहा, यहाँ तक हो रहा है, लेकिन आपने अटेम्प्ट पूरी करनी है, सही है, ठीक है। और स्ट्रेचिंग कोई भी वर्कआउट है, उसको आपने मसल का, जहाँ पे आपने मसल का यूज़ करना है ना, वहाँ पे आपने बहुत आराम से करना है, ओके, ठीक है। अब ये नहीं कि मैंने अब टो को टच करना है, मैं इस तरह जल्दी जल्दी काउंटिंग नहीं कंप्लीट करनी, मैंने अपने मसल को बड़ा सॉफ्टली यूज़ करना है। आप अगर इसको हार्डली यूज़ करोगे तो ये रेक्ट करेगा, रेक्ट किस तरह करेगा, आपको जो है मसल पुल इंजरी हो जाएगी, आपको और एक दफ़ा जब मसल पुल हो जाता है ना,
वो ठीक भी हो जाए ना दोबारा आता है। लेकिन वो दोबारा से फिर आपको ना वो पागल कर देगा, वो बिल्कुल आपको slow बार आप बार down फिर पेन आओगे, हो जाएगी वहाँ पे। आप ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप बॉडी को ट्विस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल चलें आज जी। की जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, ये- इसमें कोई ट्रेनर की भी जरूरत नहीं हाँ, है। ये आप आराम खुद से कर घर में जो सकते है ना सिर्फ ये वाला पार्ट डाउनलोड करके ना, तो वो अच्छे तरीके से आप अपने सामने रख हाँ। लें और अनाक को देखते जाएं और साथ साथ एक्सरसाइज करते जाएं ना। थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉर्पोरेट के हवाले से बात कर लेते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया था जनाब, हम ये सेगमेंट आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ पा रहे थे, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना दोबारा से अपनी सीरीज़ को ना दोबारा से उनका आगाज़ किया जाए, स्टार्ट किया जाए। सैटरडे को हम ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज हमने कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के हवाले से बात करनी है कि जो ट्रेनिंग देने जाते हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ट्रेनर्स किस तरह के होने चाहिए, वो किस तरह की गलतियाँ करते हैं, क्या वो ख़ुद किस तरह चीज़ों को सीख रहे होते हैं, कहाँ से सीख रहे होते हैं। क्योंकि अब कॉर्पोरेट ट्रेनर्स भी वो कहते हैं ना, कहावत है बचपन में कहा जाता था कि जी इट पुट्टो ते हर चीज़ निकल आनी, तो इट पुट्टो था ना तो कॉर्पोरेट ट्रेनर भी निकल आते हैं। तो आजकल यही हो रहा है। तो आज हम इन्हीं से बात करते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर ही है, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट भी है, अहमद फवाद साहब हमारे साथ। तो उनसे पूछते हैं इतने ज़्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनर आ कहाँ से रहे हैं। तो फवाद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी बात सुन के ज़्यादा अच्छा हो गया। तो मैंने सही कहा है ना, आजकल हर कोई कॉर्पोरेट ट्रेनर बना हुआ है। मैं ज़रा सीरियस होने की कोशिश कर लूँ। दैट इज़ सच अ वंडरफुल कमेंट। इन पुट्टो ने कॉर्पोरेट ट्रेनर ही कराते। वेरी वेल सेड मुनीबा, आपने वो कूजे में दरिया बंद किया है। यू आर राइट। तो क्या वजह है कि इतने ज़्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनर हमें मार्केट में नज़र आ रहे हैं? ये बिल्कुल वैसे ही है मुनीबा, जैसे क्वैक्स होते हैं हाँ। ना, कि डॉक्टर सर्जन्स वो बेचारे आई रिमेंबर मेरे कज़न हैं सर्जन, तो हम एक जगह पे जा रहे थे गांव में ना, तो एक छोटा सा घर, उसके ऊपर वो सर्जन कुछ आगे लिखा हुआ था बंदे ने। वो जब सर्जन साहब से मुलाकात हुई तो हम ज़रा इंटरेस्टेड थे कि क्या क्या ख़ास बात है इनमें, किस तरह से पता चला कि ही वाज अ क्वैक। उसको पता ही नहीं था किसी चीज़ का कि सर्जरी, इनफैक्ट किसको सर्जरी लफ्ज़ का मतलब क्या है, उसको ये भी नहीं पता था। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। ये हर उस प्रोफेशन में होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बूम करना शुरू करता है। तो वहाँ पे आप देखें, आप एज होस्ट अगर मैं बात करूँ, किस आई वुड से तपस्या से गुजरे, क्या सीखा, किस से बात की, किसने डांटा कि शक्ल ऐसे रखनी है, ये एक है, ये लफ्ज़ होने, ये सारी चीजें, हाँ क्या क्या कुछ करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्या। तो जो अब अचानक जो कैमरा पकड़ते हैं और वो सामने आ जाते हैं। आई रिमेंबर आई वाज सम इयर्स अगो पाकिस्तान टेलीविजन पर मैं एक प्रोग्राम होस्ट करने के लिए ना तारिक अजीज साहब से मुलाकात। अच्छा, तो मैंने उनसे ऐसे मैंने कहा आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे। तो उन्होंने कहा मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि जो माइक और कैमरा है ना, ये दिखाने की चीज़ नहीं है, ये पीछे रहने की चीज़ है। और आपने ये जिम्मेदारी है, मुझे उनका लफ्ज़ याद है, उनका लोगों को, नौजवानों को जानना चाहिए कि ये जिम्मेदारी है, ये शौखी दिखाने की कोई जगह नहीं है। सेम गोज फॉर ट्रेनिंग्स, कॉर्पोरेट ट्रेनर की जैसे आपने बात की है। इनफैक्ट इट अपीयर्स टू बी समथिंग टू बी फेमस। सही है। आप कैमरे के सामने आके बैठते हैं और आप कॉर्पोरेट ट्रेनर लिखवाते हैं और आप अपनी तरफ से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दैट इज नॉट ट्रेनिंग एट ऑल। ओके, एनफ सेड। तो इसके लिए व्हाट एग्जैक्टली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इज, यू हैव टू बी अ सर्टिफाइड ट्रेनर जिसने किसी अच्छी कंपनी से ये चीज़ सीखी हुई हो, सही है, ट्रेनर कोर्सेज किए हुए हों, उसको ट्रेनिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, डिलीवर करने के फेजेस मालूम हो, उसको इम्पैक्ट जानना आता हो कि किस तरह से ये सारा कुछ करते हैं। तो ओनली देन यू कैन बी एस्टेब्लिश्ड एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। अदरवाइज आप क्वैक है, आप ट्रेनर नहीं है। हाँ। अच्छा, यूजुअली क्या ट्रेनर्स क्या गलतियां करते हैं, बेसिक गलतियां क्या होती हैं ट्रेनर्स की? सबसे पहली गलती ये होती है मुनीबा, मैं समझता हूँ अमूमन लोग जो शौक से बोलते हैं उनको लगता है दे कैन बी वेरी गुड ट्रेनर्स। यू डोंट हैव टू बी। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, हार्वर्ड की एक स्टडी है, वो कहते हैं कि सेल्स में, ट्रेनिंग्स में और इन प्रोफेशंस में
इंट्रोवर्ट्स को होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट को नहीं होना चाहिए। अच्छा। और मैं बड़ा हैरान हुआ आपकी अच्छा, तरह वाह कि जी वाह, कैसे? क्या बात है। तो उनका ये कहना था कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं, दोज हु लाइक टू टॉक, Yeah. वो उनको लगता है कि वो बोलेंगे वो और मसला हल बोलेंगे हो तो जाएगा। मसला हल होगा। ट्रू, सही है। दैट्स तो ट्रू। सेल्स में उनका ख्याल है कि बोलना जरूरी है। नो, आपको बैकएंड पर रह के जो होमवर्क करना है, Yes. उसके लिए जो आपको टेम्परामेंट रिक्वायर्ड है, वो introverts में आता है। इंट्रोवर्ट्स में होता है। सो दिस इज वेयर वी मेक मिस्टेक्स Okay. एज ट्रेनर्स। Okay. हम जब होमवर्क मुकम्मल नहीं करते अपने ऊपर, टॉपिक के ऊपर, कंपनी के ऊपर जहां पर डिलीवर करना है, उन लोगों के ऊपर जिनसे बात करनी है, मैं तो यहां तक पूछ रहा होता हूं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनको कितना अर्सा हो गया Okay. जॉब करते हुए, इनकी एज ब्रैकेट क्या है, ताकि आइडिया हो कि ट्रेनिंग जो डिजाइन करनी है उसमें एक्टिविटीज किस तरह की activities रखनी है, सही है। ताकि वो लर्न कर सकें। बिल्कुल सही है। आपका प्रॉब्लम लर्नर्स हैं, ठीक है, आप नहीं हैं। ठीक है। सो यू हैव टू बी एट द बैक एंड। हम एक 80-20 रूल अक्सर बिजनेस में करते हैं, मैं उसको ट्रेनिंग में इस तरह से इंप्लीमेंट करता हूं कि 80-20 रूल ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट करें। 80% ऑफ द टाइम दीज पीपल, जो आपकी ऑडियंस है, दे शुड बी ऑन ड्राइविंग सीट, ठीक है। दे शुड नो हाउ टू डू थिंग, दे शुड बी डूइंग इट। और आप 20% रोल प्ले कर रहे हो एंकर करने में। अगर आप 80% बोल रहे हैं और वो 20% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट इज नॉट ट्रेनिंग, इट इज पब्लिक स्पीकिंग ओनली। ओके। तो दैट इज वेयर वी मेक मिस्टेक। नहीं, तो इसकी वजह से आपको लगता है कि वो जो एक अपेरेंटली एक इम्पैक्ट हमें नजर आना चाहिए, वो नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल नहीं नजर आता। दैट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। अब देखें कंपनीज अब माइंडफुल हो गई हैं, इतनी ट्रेनिंग्स करवा रही trainings होती हैं, लेकिन उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, तो यही वजह है ना। तो इसका कसूरवार कौन है फिर? सबसे पहले Trainers? तो हम हैं, सबसे पहले 100% हम हैं कि ठीक हम है। माइंडफुल नहीं हैं। ठीक हम है। ज़्यादा स्टेप कोशिश करते हैं कि सोशल मीडिया पर या मीडिया पर हम नजर आए ताकि अच्छी वैल्यू मिल सके, लेकिन हम उनको रेवेन्यू इंश्योर नहीं कर रहे। सही है। ट्रेनिंग इज बिजनेस, ठीक है। बिजनेस इज अबाउट मनी। ठीक है। आप अगर रेवेन्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो आप अच्छे वेस्ट ट्रेनर है, नहीं हैं। आप वेस्ट कर रहे हैं उस चीज को। एग्जैक्टली। एक सेल्स का बंदा सेल्स के जरिए बिजनेस ला रहा है, एक एचआर का बंदा अच्छी हायरिंग और कंपनसेशन वगैरह के जरिए कर रहे हैं बिजनेस को इंप्रूव। आप अगर ट्रेनिंग के जरिए बिजनेस को इंप्रूव नहीं कर रहे, तो फिर आप ट्रेनिंग नहीं है, फिर आप कुछ और फिर काम आप कर कुछ सकते हैं। और कर रहे हैं। Yeah. सही है। अच्छा, सुना ये है कि कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आस्क से शुरू होते हैं। Yeah. एंड व्हाट इज आस्क? इसकी 2 डायमेंशंस हैं। हाँ। एक तो ये कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेनर शुड लर्न टू स्टे क्वाइट, ओके। आस्क एंड नाउ लिसन। Okay. सही है। दूसरा जो इसका टेक्निकल साइड है वो ये है कि कहते हैं 3 टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं, हम ट्रेनर्स कहते हैं। एक एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज, ASK, आस्क। आस्क, ओके। सही है। सो ट्रेनिंग इन 3 टाइप्स के साथ हम डिफाइन करते हैं। ठीक है। आपने एटीट्यूड इंप्रूव करना है, स्किल इंप्रूव करनी है या नॉलेज इंप्रूव knowledge, करना है, सही तो है। उसकी बेस पे आप ये ट्रेनिंग डिजाइन कर रहे हैं। ओह, वेरी So that's नाइस। ask model. ओके। देन हमारे पास एक और मॉडल भी आता है कॉर्पोरेट ट्रेनर्स में, 3 E's जी जी जी। या फिर 70, 20 या 10। ये मॉडल क्या है? हाँ, ये बड़ा क्विकली मैं बताता हूँ। 3 E's इनको डिफाइन इस तरह से किया जाता है: एजुकेशन, ओके। एक्सपोजर एंड Okay. एक्सपीरियंस। ओके। 3 तरह से लोग सीखते हैं। सही है। सही है। लर्निंग की ठीक हम है। बात कर रहे हैं। एजुकेशन क्या है? हम जो ट्रेनिंग रूम में जाके सिखाते हैं, दैट इज एजुकेशन। इसकी लर्निंग में जो हिस्सा है, दैट इज 10% ऑफ लर्निंग। आप सुन के या लोगों की बातों के जरिए जान के 10% है जो आप ट्रेनिंग रूम में सीखते हैं। सही है। तो इसको हम 100% नहीं समझ सकते, चाहे आप जितनी मर्जी जान मार लें। दूसरी जो ई है, दैट इज एक्सपोजर, एक्सपोजर। गोइंग टू अदर पीपल लाइक यू। आप मुख्तलिफ लोगों को मिलते हैं, अपने डोमेन से बात करते हैं, आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में, दूसरी कंपनीज में जाके मिलते हैं और उनसे जाके डिस्कशन करते हैं। आप एक्सपोजर हासिल करते हैं टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस True. एंड द ऑडियंस जिसके आपने ट्रेनिंग करनी है। 3 है एक्सपीरियंस। पीपल लर्न बाय डूइंग, दे लर्न बाय एक्सपीरियंस। सो मेक देम डू व्हाट दे हैव टू। अगर आपकी ट्रेनिंग में ये चीजें मौजूद नहीं हैं तो आपकी ट्रेनिंग फेल हो जाएगी। सही है। 70% इसका रूल है। ओह, तो आप ऑन जॉब जितना लर्न करेंगे, मेरे सिखाने से नहीं करेंगे। बिल्कुल, that's तो मैं आपको ये तो बता दूंगा कि एज अ गुड होस्ट, हाँ। और मेरा पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है जी होस्ट होने का, तो मैं आपको अपनी बता दूंगा ये 4 चीजें जो आपने करनी हाँ। है। लेकिन अब करेंगे तब जब आप कैमरे जब के आप कैमरे सामने के सामने इंडिपेंडेंटली फेस कर रहे हो। सो हमें वी नीड टू मेक श्योर कि आप वो इन ट्रेनिंग कर करके रहे हो, दिखाएं। करके देखिए। यस, हैंड टू हैंड आपके उसका एक्सपीरियंस हो, Yes. फिर आप उसको अच्छे तरीके से लेकर चल सकते यस यस यस। मैं Okay. हमेशा एग्जांपल देता हूं। आप 200 YouTube की वीडियोस देख सही लें है। साइकिल चलाने पर, लेकिन हाँ, यू हैव टू have राइड अ to, बाइक। हाँ, एग्जैक्टली। जब तक आप उस साइकिल पे बैठेंगे नहीं, आपको पता नहीं Yes. चलेगा कि और आपने उसके कैसे साथ बाइक अगर राइड कोई improve कर रहा है तो फिर होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स में इन हाउस और जो ओपन प्रोग्राम्स हैं, उनमें क्या फर्क है? अच्छा, इन हाउस इज जब हम किसी एक कंपनी के लोगों को ट्रेन करते हैं, 10, 12, 20, 50, तो इन हाउस इज किसी एक कंपनी के लोगों को ट्रेन करना। ठीक है। ओपन प्रोग्राम या पब्लिक प्रोग्राम हम उसके कहते हैं, जिसमें हम इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के लोगों को कि आप आएँ, हम इस होटल में या इस जगह पर एक ट्रेनिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आप
जितने लोगों को नॉमिनेट करना चाहते हैं वो आ जाए। तो उस जगह पर अगर लेट से 20 लोग हैं तो 3 एक कंपनी से होंगे, 2 एक Okay. कंपनी से होंगे, एक से वगैरह वगैरह। तो इस तरह जब बहुत सारी कंपनी से तो उसको- एक टॉपिक पर लोग इकट्ठे होते हैं, दैट इज एन ओपन और Open. पब्लिक प्रोग्राम। और जब एक ही कंपनी तो के वो लोग हों in-house तो वो इन हाउस होगा। उसको इन हाउस कहते हैं। एग्जैक्टली, चाहे आप वो होटल में कर रहे हैं या उनके वो premises में उनके कर रहे हैं। प्रेमिसेस में कर रहे हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट ट्रेनर में F2F और विल्ट इसको कहेंगे। जी, विल्ट wilt. क्या Yes, हो yes, yes. क्या है ये? अच्छा, एक F2F इज फेस टू फेस। फेस टू फेस। आप जो ट्रेनिंग करते हैं, जैसे मैंने कहा इन हाउस है या ओपन है, अगर आप सामने बैठ के किसी को सिखा रहे हैं तो वो फेस टू फेस है। ओके। हम एक दूसरे से जब एक्टिविटीज करते हैं, सीख रहे होते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा खासतौर पे कोविड के बाद बहुत ज़्यादा आ गया है, दैट इज वर्चुअल इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग। ओके। आप ऑनलाइन जो सीख रहे हैं दैट इज विल्ट। ओके। तो इट कैन बी इन हाउस, इट कैन बी पब्लिक, लेकिन जब मीडियम ऑनलाइन हो गया तो फिर वो विल्ट कहलाएगा। तो ये दोनों में हो सकता है, इन हाउस भी हो सकता है Yes. और पब्लिक प्रोग्राम में भी हो जी सकता जी है। बिल्कुल, कंपनी की मर्जी है ना। अगर वो कहती है कि हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते फेस टू फेस लोगों को लाना, या हमारे 3 मुल्कों में एम्प्लॉइज हैं और हम चाहते हैं कि एक ही वक्त में हो जाए, तो हम उनको ऑनलाइन कर देते हैं, दैट इज विल्ट। ठीक है, वो कंपनी की मर्जी है कि वो किस तरह विल्ट को आगे लेकर जा सकती है। जी। अच्छा, ई लर्निंग और सेल्फ स्टडी ट्रेनिंग एक ही टाइप के 2 नाम हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं? अच्छा, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है। ई लर्निंग इज जहाँ पर आपको वीडियोस भी मिल रही हैं। एक इंस्ट्रक्टर है जिसने बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करवा के और रेलेवेंट मटेरियल उसने अपलोड किया हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ पर वो आपको बता रहा है एक टॉपिक के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में, ठीक दैट है, इज ई ठीक लर्निंग। है। जहाँ पर हम सेल्फ स्टडी देते हैं तो इट इज़ प्योरली फॉर दोज हु लाइक टू रीड पर्सनली, जिनको रीडिंग हैबिट है हाँ, जिनको और वो अपनी ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ के लिए चाहिए। हाँ सेल्फ ग्रोथ के लिए, और वो रीडिंग हैबिट है उनमें। क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपको कोई वीडियोस नहीं मिलेंगी, हाँ, कोई एक्टिविटीज मिलेंगी, exactly true. आपको रीडिंग मटेरियल दे दिया जाएगा, हाँ. यू हैव टू गो थ्रू दैट Wow. मटेरियल एंड देन यू नीड टू टेक Very एग्जाम। nice. सो इट इज फॉर डिफरेंट, ये असल में आप देखें तो मुख्तलिफ टाइप के लोगों की लर्निंग को समझते हुए फेस टू फेस, Okay. विल्ट, ई लर्निंग, सेल्फ स्टडी को बनाया गया है क्या ताकि लोग बात अपनी पेस के मुताबिक, अपने एटीट्यूड के मुताबिक सीख सकें। अच्छा, सही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा ये क्या हर कॉर्पोरेट ट्रेनर्स का TTT सर्टिफाइड होना ज़रूरी है? बहुत जरूरी है, ये क्या है वही ये फर्क है। TTT? ट्रेन द ट्रेनर, अच्छा, ट्रेन द ट्रेनर ट्रेनर कोर्स करना बहुत जरूरी है। ओह। और वो टिपिकल वो नहीं होना चाहिए जिसमें सब कुछ शामिल हो। सही है। लोग, मैंने यहाँ पर देखा, आई रिमेम्बर जब हमने किया तो वो मिलियंस हमने पे किए, मिलियंस ऑफ रुपीस। लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा तो एक साहब ने करवाया 2,999 रुपये में। व्हाट? मैंने 3,000 में सिर्फ? जी। और जब मैंने वो देखा ना कंटेंट, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कंटेंट देखा, उसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग है और सेल्स टेक्निक्स है और Okay. तो वो सारा कुछ था जो नहीं होना चाहिए। सो व्हाट यू मस्ट बी माइंडफुल अबाउट इज इट हैज़ टू बी ट्रेनिंग ओरिएंटेड। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस से लेकर आपको ट्रेनिंग डिलीवरी सिखाई जा रही हो, ट्रेनिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सिखाई जा रही हो, ट्रेनिंग मेथड बताए जा रहे हो, अबव ऑल पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन बताई जा रही हो कि किस तरह से कंपनी ने, अगर जो हम पहाड़ों वाली बात कर रहे हैं मुनीबा, पहाड़ों पे या इधर लेके जाते हैं, कंपनी के अच्छे खासे पैसे लगते हैं ना, तो वो ये नहीं कहते फिर कि आपने एंटरटेनमेंट करके आनी है। दे वांट पीपल टू लर्न अबाउट समथिंग। तो फिर आपने बताना है कि इतने पैसे इन्वेस्ट हुए तो उसका ये आउटकम निकला। सही है। तो इस वजह से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नहीं तो ये जब ये ट्रेनिंग एंड हो जाती है तो उनको कोई फीडबैक तो मिलता होगा ना, और मार्कशीट मिलती होगी जिसके ऊपर टिक करना है। तो 100% अगर उन्हें मार्क्स मिल रहे हैं उस चीज़ में, उस हैप्पी वो जा रहे हैं, तो उनका इम्पैक्ट तो नहीं आता है ना, नाकाम हो जाती है अगर वो तो। देखें, 2 चीज़ें हैं। कई ट्रेनर्स बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनकी वो जो शीट है ना, इसको हम हैप्पी शीट कहते हैं। हाँ जी। आपने अगर गुब्बारे फड़वा दिए और एक्टिविटीज़ करवा दी, नॉर्थ में ले गए, एक्टिविटीज के जरिए लोग खुश हुए। सही है। तो वो ट्रेनिंग, ये आपका दोस्त था ट्रेनर, हाँ। वो मार्क्स बहुत अच्छे वो उसको मार्क्स मिल अच्छे मिल गए। ये ट्रेनिंग की कामयाबी का एक हिस्सा है। सही है। ये होना बहुत जरूरी है। ट्रेनर शुड बी एक्सेप्टेबल, लोगों को पसंद आए, ट्रेनिंग अच्छी लगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट तब आएगा जब लोग वर्क प्लेस पे आके वो सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे जो आपने सिखाया था। सो फीडबैक फॉर्म पर अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट नहीं है, सही है, और 2 से 3 महीने में लोगों ने इंप्रूव नहीं किया इन डॉलर्स, तो सही फिर है। ट्रेनिंग इफेक्टिव नहीं है। फिर इफेक्टिव नहीं है। सही है। पोस्ट ट्रेनिंग इवैल्यूएशन में हम आपको 20% मार्क्स देंगे क्योंकि आप अच्छे ट्रेनर अच्छा। हैं, लेकिन आपने इम्पैक्ट नहीं किया इंश्योर, तो उसके लिए आपके 80% जो मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। तो ये आज हमने इन डिटेल में कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के हवाले से बात की है कि उनको किस तरह का होना चाहिए, वो किस तरह की ट्रेनिंग्स करें जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे तरीके से आए, और कौन कौन सी गलतियाँ उन्हें नहीं करनी चाहिए। अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। थैंक यू सो मच फवाद साहब कि आप इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
आगे बढ़ते हैं कुछ जनाब मैचेस के हवाले से बात कर लेते हैं। एज वी नो कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज़ चल रही हैं और आज भी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान फैसला कौन जो है ना वो मैच खेला जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान जो टीम है हमारी वो मैदान में उतरेगी। पहला जो मैच था वो तो हमने जीत लिया था, 2 विकेटों से शिकस्त दी थी जनूबी अफ्रीका को, लेकिन दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने हमें शिकस्त दे दी, 8 विकेटों से शिकस्त हमें मिली है। आज तीसरा मैच खेला जाएगा तो देखते हैं कि ये जो मैच है ये किसके मुक़द्दर में रहता है, किसकी हार होती है किसकी जीत होती है। परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर हमने दूसरे मैच में गलतियाँ की थी उस पर बात करेंगे। उसामा गौरी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। उसामा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू मुनीबा, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसामा, ओडीआई सीरीज़ चल रही हैं, शुरू हुई तो हम खुश हो गए कि चले जो पिछली गलतियां थी उनको भुला के आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पहला मैच जीत लिया हमने। दूसरा मैच हमने क्या किया, उसमें क्या गलतियां की हमने कि इतनी बुरी तरीके से हम हार गए? मतलब ये हमें ज़्यादा खुश नहीं रहने देते हैं हमारी टीम। देखिए, आपने कहा कि हमने कहा कि पिछली गलतियां भूल हाँ, जाएं, आप तो चाह रही भूल हैं के ये भी पहला भूल मैच गए। तो जीत गए ना। पहला मैच जीते तो अब पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान टीम से आपकी तवक्कुआत हैं, तो आपको इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम ज़्यादा तवक्कुआत जो है ना उनसे वाबस्ता ना करें। वो देखना कि आप रहते कहाँ पे, पाकिस्तान में रहते हैं, टीम से परफॉर्मेंस आप उस माइंड में रखें ना कि आप पाकिस्तान में रहते हैं। सही है। और फिर देखें, हार जीत खेल का हिस्सा मेरे ख्याल से। T20 सीरीज हमने जीती, टेस्ट सीरीज हमने बराबर की उनके साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाँ। और अब ओडीआई सीरीज का आज आखिरी मैच है, होप सो कि हम जीतें और ये सीरीज भी अपने नाम करें। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान एज ए टीम के सपोर्टर तो हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम जीते। लेकिन दूसरे मैच में देखिए हमने गलतियां भी तो बहुत की हैं। हमने ड्रॉप कैचेस किए जो क्विंटन डी कॉक के, उन्होंने सेंचुरीज की, हमारी इतनी बुरी रही, बहुत बुरी फील्डिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है। बॉलिंग हमारी बहुत बुरी रही। चले वही तो हम बात करते हैं ना, हमेशा आपसे भी यही बात कर रहे होते हैं कि चले हार और जीत जो है ना वो मुकद्दर होती है, वो नसीब होती है, किसी भी नसीब में हो सकती है। एटलीस्ट फाइट करके तो आपको लड़ना चाहिए आपको मैदान में। तब आप हारते हैं ना तो बुरा भी नहीं लगता, दिल भी नहीं दुखता। हम कहते हैं एटलीस्ट हमारी टीम ने फाइट किया है, वो अच्छे तरीके से लड़े। ना फील्डिंग हो रही है, ना इनकी बैटिंग हो रही है, ना इनसे बॉलिंग हो रही है। इनसे हो क्या रहा है? बैटिंग भी बड़ी मुश्किल से इन लोगों ये कर रहे होते हैं, या उस पर कमबैक किया इन्होंने। देखिए, एक चीज़ है कि पहले ओडीआई में हमने देखा कि हमने 263 रन का जो हदफ है ना, वो बिल्कुल एक आसान मैच था और हम बिल्कुल एंड पे ले गए और हम महज 2 विकेटों से आखिरी ओवर में जाके जीते। सो सेकंड ओडीआई में जो हमने गलतियां की हैं उसमें एक तो ये था कि हमने कैचेस ड्रॉप किए, फील्डिंग बहुत ख़राब थी, फिर हमारी बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी। हमें ये मानना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें स्पिन अटैक जो है वो अपना मजबूत करना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका स्पिन के आगे उस तरीके से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। जितनी भी बाहर की टीमें आती हैं उनकी एक कमज़ोरी होती है, लेकिन अब पहले से उन्होंने अपने आप को ज़रूर बेहतर किया। लेकिन हमारा एक प्लस पॉइंट था, मेरे ख्याल से इब्रार अहमद को टीम में शामिल होना चाहिए। अब देखें, एक साबिक क्रिकेटर वो भी ये कहते हैं कि या तो हमें मुकम्मल एक बैट्समैन खिलाना चाहिए ना, या एक बॉलर खिलाना चाहिए। सो हम जो फंसे हुए हैं ना वो साइम अयूब पे फंसे हुए हैं कि साइम अयूब हमें 20 स्कोर कर देगा, 1-2 विकेटें ले लेगा और उसके बदले में उससे 40-50 रन पड़ जाएंगे। इसी तरह सलमान अली आगा, हम वो मेरे ख्याल से दरमियान में फंसे हुए हैं। लेकिन हमें इब्रार अहमद की तरफ जाना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं उनको लाएं। चले मोहम्मद नवाज़ की आप बात करते हैं, मोहम्मद नवाज़ एक अच्छे एवरेज और फॉर्म में है, वो बैटिंग में भी अच्छे जा रहे हैं, बॉलिंग में भी आपको वो विकेट्स लेकर दे रहे हैं। लेकिन अब सारे जो स्पिन ऑलराउंडर्स हैं या सारे वो मोहम्मद नवाज़ या उस तरह नहीं है। एक आधा आपका ऐसे परफॉर्म कर जाता है, लेकिन आपको स्पेशलिस्ट की तरफ जाना चाहिए। हुसैन तलत हैं, वो भी ऑलराउंडर है ना, तो डेफिनेटली ऑलराउंडर है। उनको किन बुनियाद पर खिलाया जा रहा है? उसकी परफॉर्मेंस क्या है? उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी और इसी बुनियाद पे वो टीम में भी आए थे। एशिया कप में भी थे, एशिया कप में उन्होंने पूरा एशिया कप भी वो खेले हैं, उसमें कोई उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। हाँ, उनके वहाँ उसको नहीं देखा उन्होंने, डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लिया। देखिए, जो चीज़ें चल रही होती हैं, जब टीम सेलेक्ट की जाती है तो सिलेक्शन कमेटी डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें देखती है, उसमें आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी होती है। तो हुसैन तलत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा है, ठीक है। उसकी बुनियाद पे उन्होंने टीम में शामिल किया। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके।
लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस दफ़ा जो सीरीज़ में हमारे कप्तान भी नए हैं, शाहीन शाह अफरीदी का ये डेब्यू सीरीज़ है एज ओडीआई कैप्टन। T20 में वो पहले अनफॉर्चुनेटली वो भी एक सीरीज़ के लिए कप्तान रहे थे, उसके बाद उनको फ़ौरन हटा दिया गया था, लेकिन वो रहे हैं और फैसलाबाद में ये सीरीज़ हो रही है। बाय द वे फैसलाबाद वालों को तो मुबारक हो, 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट ये भी बहुत वहाँ बड़ी बात है। वहाँ पे आई है, इंटरनेशनल जो है ना वो नेशनल सीरीज क्रिकेट, खेली जा रही है, बिल्कुल। क्रिकेट खेली जा रही है फैसलाबाद। मेरे ख्याल में तीसरे मैच में हमें एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। आज मैच है और हमें उम्मीद करनी चाहिए, और टॉस बड़ा अहम फैक्टर होता है। हमारे कप्तान उन्होंने कहा कि हमने एक्सपेरिमेंट किया कि टॉस जीतकर हमने जो है वो उस तरीके से पहले बैटिंग का हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक्सपेरिमेंट तब करने चाहिए जब हम हमारा अपर हैंड हो, हम सीरीज जीत चुके हों, या हमें अपनी टीम पे उतना भरोसा हो कि इस टीम में वकार यूनुस या वो नहीं है, वसीम अकरम नहीं है, कि हमारा बॉलिंग लेवल उस तरीके से नहीं है, या शुएब अख्तर नहीं है कि हम कहें कि हम अगर बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे तो हमारे पास वो वाले प्लेयर्स। हमें ये चीज़ें देखनी है। उन्होंने कहा हमने एक्सपेरिमेंट किया, मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट तब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप सेकंड ओडीआई में जा रहे हैं, या तो सीरीज जीते हों, थोड़ा सा आप अपर हैंड पे जा रहे हो तो आप एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएं। तीसरे ओडीआई में अगर आप पहले 2 जीत चुके हो तो फिर आपको चाहिए कि आप एक्सपेरिमेंट भी कर ले, बेंच पे जो खिलाड़ी बैठे हुए उनको मौका दें, या उनको देने के लिए आप कह भी टॉस लें कि के हवाले से या पिच के हवाले से आपने करना है। लेकिन क्या वजह है, आपको क्या लगता है उसामा, ये जो क़यादत है या फिर जो कैप्टनसी है, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ये भी एक आपका ना कह लें कि कैरेक्टर होता है जिसमें आप फॉल कर रहे होते हैं, आपने कैप्टनसी करनी होती है, पूरे आपने टीम को लेकर चलना होता है। तो ये मैनेजमेंट सही तरीके से फैसला नहीं कर पा रही होती कि कैप्टन हमें किसको बनाना है। बिकॉज सोशल मीडिया पर भी इसके ऊपर बड़ा डिबेट हुई है कि रिजवान से किस वजह से ओडीआई की लेकर अब शायद जो है ना शाहीन शाह अफरीदी को दे दी गई है। पहले भी शाहीन शाह अफरीदी को दी, उसके बाद फिर उसको सलमान अली आगा को दे दी गई, एक सीरीज़ के बाद ही उनको चेंज कर दिया गया। तो ये जो चेंजिंग हो रही है, ये कैप्टन से क्या है, मैनेजमेंट सही तरीके से फैसला नहीं कर पा रही है कैप्टनसी का, ये क्या वजह है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप बार बार टीम मैनेजमेंट चेंज होगी या कैप्टन चेंज होगा तो उससे टीम की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है और ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज होता है, इसमें कोई शक नहीं। हम जितना भी कहें, लेकिन अब चूँकि सीरीज़ चल रही है, मैचेस चल रहे हैं, तो हमें उन फैसलों को और टीम को सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनको बैक करना है। अब बात जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी या मोहम्मद रिजवान की है, इससे कबल मोहम्मद रिजवान ओडीआई कैप्टन थे, उनको हटाया गया। डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस खुद भी इतनी अच्छी नहीं थी, और टीम की परफॉर्मेंस हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, पाकिस्तान का अपना टूर्नामेंट था, उसमें हम जितना भी क्रिटिसाइज करें वो कम है, क्योंकि सोशल मीडिया कह रही है कि एशिया कप का या T20 का शाहीन शाह अफरीदी को बना देते, सलमान आगा से लेकर। ये एक बात, क्योंकि एशिया कप में लाहौर कलंदर के भी कैप्टन है ना, तो वो लोग कह रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो T20 में नीचे गई, आपने ओडीआई का कैप्टन चेंज किया, क्योंकि हमने काफी उसके बाद ओडीआई इतना खेला नहीं। हालांकि रिजवान की बताया ये जा रहा है कि जैसे तब वो थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया वालों को हराया, फिर साउथ अफ्रीका वालों को भी हराया, उनसे भी हमने सीरीज जीती, तो उनकी ओडीआई की कैप्टनसी ज्यादा अच्छी नजर आई थी, कारकर्दगी अच्छी नजर आ रही थी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आ रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल हमने जो ओडीआई सीरीज खेली थी, जिनमें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, और हमने लकीली वहाँ साउथ अफ्रीका में तो क्लीन स्वीप किया था, और ऑस्ट्रेलिया को पहली बार ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने सीरीज हराई थी, तो जिम्बाब्वे को भी हराया था। लेकिन जो मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान की जो कैप्टनसी का फॉल आउट हुआ, जो वो चैंपियंस ट्रॉफी था। चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट था, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, और जैसे ही वो टूर्नामेंट गुजरा तो हमें तब से ये बातें हो रही थी कि शायद मोहम्मद रिजवान अब कैप्टन नहीं रहेंगे। लेकिन इसकी टाइमिंग पे बात हो सकती है कि आपने कैप्टन किस टाइम पे चेंज किया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने इतना ज़्यादा ओडीआई नहीं खेले, हमने मैचेस नहीं खेले, तो उसके बाद हम अब आए हैं ओडीआई की तरफ। सो हमें ये देखना है कि आपने किस तरीके से सारी चीज़ें आउट की हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी आए हैं, पहले वो T20 में रहे थे। सो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का ड्रेसिंग रूम पे और खिलाड़ियों पे असर लाजमी पड़ता है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ऑन ग्राउंड होता है। अब देखिए, कप्तान किसको भी बना दें, जितने भी लड़के आप लेके जाएं, हमारा जो ओवरऑल कैप्टन्स का या एक मसला होता है ना, वो हम जो प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, या फिर हम इतने लकीर के फ़कीर हो जाते हैं कि जो प्लानिंग हम ड्रेसिंग रूम में बैठ के करके आते हैं ना, वो हम ग्राउंड पे जाके उस तरीके से
अगर ग्राउंड रियलिटीज चेंज भी हो रही हो, पिच डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही हो, ऑन द ग्राउंड सिचुएशन बदल भी रही हो, तो हम उसको नहीं बदलते। सो ये बाबर आजम का भी मसला था जब वो कैप्टन थे, यही मसला हमें शाहीन शाह अफरीदी में नज़र आया, यही मसला हमें मोहम्मद रिजवान में भी नज़र आया। लगी बंदी जो बातें हैं ना कि आप ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, एक प्लान करते हैं और ग्राउंड में जाते हैं, पिच थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव कर रही है, वहाँ कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आई, सो हमें वहाँ जो है वो को बदलना चाहिए, रूट चेंज करना चाहिए अपना। मेरा ख्याल है कि एक ये फैक्टर है ऐसा कि आप जो चीज़ें सोच के आते हैं, अगर वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो पा रही तो आप ऑन द ग्राउंड उनको चेंज कर लें। ये मेरे ख्याल से एक लीडरशिप का एक मसला है कि वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी जो ग्राउंड के अंदर हमें नजर आए। देखिए अब मेंटली आपका कप्तान इतना मजबूत हो कि वो उसको पता हो कि अगर यहाँ पिच थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करे तो हमें उसको थोड़ा सा फैसला लेना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ आप कंसल्ट कर सके, कोचेस के साथ कर सके। सो ये एक फैक्टर है जो डेफिनेट है, लेकिन अगेन वही बात है कि सीरीज चल रही है और आज आखिरी मैच है कि पाकिस्तान टीम को और फिर पता चलेगा कि सीरीज किसके नाम जाती है। डेफिनेटली तो चले जी, होप फॉर द बेस्ट कि आज का जो मैच है वो पाकिस्तान जीत जाए और फिर ये ओडीआई की जो सीरीज है वो हम अपने नाम कर लें, तो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर हम जीत भी जाएंगे। उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच उसामा फॉर कमिंग। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।